दोस्तों सेट नंबर 8 के पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को देखा। आज हम सेट नंबर 8 के ही पार्ट 2 में 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए 51 से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान बताइए। देखिए अगर यहाँ पर थीटा tan थीटा का वैल्यू जो थीटा का वैल्यू होगा वह यहाँ पर भी सब जगह थीटा समान ही होगा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो देखिए सबसे पहले tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब हो गया 5, ये आपका लंब मान लेते हैं 90 डिग्री, तो लंब का मान 5 और आधार का मान कितना 12। तो 5 12 तो कर्ण निकालना है, कर्ण का मान हो जाएगा 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, तो 144 और 25 169। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। ये आप जानते होंगे निकालने के लिए। अब देखिए आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। लाल बटा कक्का पढ़ाए थे, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गया 12 और कर्ण का मान कितना 13। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13, तो 5/13 प्लस tan थीटा का मान 5/12 दिया हुआ है और गुना में कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा का उल्टा होता है, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12/5। तो 12 से 12 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल। ये मान रख दिए। अगर आप नहीं भी रखते तब भी tan थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर फार्मूला में 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाता 1। इतना का मान कितना बन जाता 1। ऐसे भी देखिए जब सब कट गया तो मान क्या माना जाता है 1 माना जाता है। तो आपके पास हो जाएगा 12/13 प्लस 5/12 प्लस 1, क्योंकि 1 यहाँ पर बचा हुआ है। और ऐसे भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो नहीं भिन्न का जोड़ मानने के लिए 1 मान लिए। 13 का लघुत्तम 13, 12 5 17 प्लस ये 13 मरते यानी 13 गुना होगा 13, तो 17 और 13 मिलकर कितना 30/13। देखिए कौन सा ऑप्शन में 30/13 है? ऑप्शन नंबर डी में 30/13 आपका आंसर आया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 51। अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है इसको देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 52 12 11 18 28 19 13 19 18 इन अंकों का रेंज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? रेंज निकालना है बाबू। रेंज का मतलब हम परिसर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परिसर। तो कभी कभी परीक्षा में परिसर पूछ दिया जाता है, कह देगा परिसर निकालिए। तो रेंज या परिसर निकालने का फॉर्मूला है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा महत्तम मान। सबसे बड़ा इसमें कौन है 28, तो 28 को लिख दिए। सबसे छोटा इसमें कौन है? देखिए 11 लिख दिए। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17। देखिए कौन से ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो एलपीजी गैस का हम उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया है, तो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। देखिए एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये
द्रव अवस्था में डाला जाता है उसमें, उसके बाद वो बाद में गैस अवस्था में जब निकलता है तो गैस अवस्था में रहता है, इसीलिए इसके द्रवित गैस भी बोलते हैं। तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है मुख्य रूप से, और इसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए 53 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 54। भगत सिंह को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी मिला था 23 मार्च 1931 को। तो इसमें सवाल में पूछा कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी, 1931 में। लाहौर षड्यंत्र केस के कारण इनको फांसी मिला था, साथ ही एक जनरल का भी इन्होंने मृत्यु कर दिया था, हत्या कर दिया था, जिनके कारण इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था 23 मार्च 1931 को। तो ये भी ध्यान रखना है, और तीनों का नाम यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी तीनों में से किसी का भी नाम पूछ दिया जाता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 55 नंबर क्वेश्चन कि 55 वस्तु का क्रय मूल्य, 55 वस्तु का क्रय मूल्य, 55 वस्तु का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। कहता है लाभ जो है वो 10% है, लाभ कितना है, 10% है। तो कहता है एक्स का मान बताइए, एक्स का मान बताइए। देखिए ऐसे सवाल को बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, सो ध्यान दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर इसका फार्मूला हम लगाएंगे अंतर बटा विक्रय मूल्य गुने 100। तो अंतर कितना है भाई, दोनों में अंतर कर देंगे, अंतर तो पता चलेगा, नहीं तो कर देंगे 55 माइनस एक्स बटा एक्स गुने 100। विक्रय मूल्य एक्स के साथ इसके साथ रखते हैं, ठीक है। और 10% यहाँ पर लाभ दिया हुआ था, तो देखिए 10 से काटेंगे तो 10 मरते कटेगा, यहाँ 10 बचेगा, तो अभी गुना करेगा तो कर देगा 550 माइनस 10x बराबर x हो जाएगा। जब इधर आएगा तो अभी 10x उधर जाएगा तो हो जाएगा 11x बराबर 550, 11 पचे 55, यानी x का वैल्यू कितना है 50। आपसे पूछा था x का वैल्यू, तो इसका आंसर ये बना दीजिएगा अंतर बटा विक्रय मूल्य गुणे 100 पर। और ऐसे इसका दूसरा फार्मूला भी होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लेकिन इसमें क्या है कि क्रय मूल्य जो है ये वाला होगा और विक्रय मूल्य ये वाला होगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्रय मूल्य ये वाला होगा और विक्रय मूल्य ये वाला, क्योंकि बगल जैसे अगर बोला जाएगा 3x बराबर 4y, तो x का मान 4 y का मान 3 होता है, बगल वाला पड़ोसी अपना नहीं होता है, तो इसका मान ये नहीं होगा, इसका मान कौन होगा x वाला, इसका मान 5। तो यहाँ पर भी ऑपोजिट कर सकते हैं 55 माइनस एक्स बटा एक्स, क्योंकि क्रय मूल्य x हो जाएगा गुने 100 बराबर 10%, काटेंगे 10, वही चीज़ सेम प्रोसेस आ जाएगा। तो दोनों पर भी आप आंसर को ला सकते हैं। इसमें लाभ हानि को समझना है, उसमें माइनस में आ जाएगा तो हानि, अब प्लस में आ जाए तो लाभ। चलिए 55 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, सो देखिए नीचे कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर आइए। कहता है चंद्रमा रात में तेज चमकता है, मतलब कथन में कहा गया है कि उसके पहले कथन में कहा गया है सूर्य एक चमकता हुआ तारा है जो पूरब में उदय होता है। ये बात सही है कि सूर्य एक चमकता हुआ तारा है और ये पूरब में ही उदय होता है। सूरज कहाँ उगता है, पूरब में। कहता है चंद्रमा रात में तेज चमकता है। चंद्रमा रात में तेज चमकता है ऐसा नहीं है, चंद्रमा दिन और रात हमेशा चमकते रहता है, लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण हमको दिन में दिखाई नहीं देता है, और चंद्रमा हमें किस समय दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। चलिए अगला पॉइंट, चंद्रमा भी ये कथन में ही था, चंद्रमा रात में तेज चमकता है। चलिए आगे आ जाते हैं। ऐसा हमको प्रतीक होता है सूर्य के रोशनी ना होने के कारण। निष्कर्ष कहता है चंद्रमा भी एक ज़्यादा चमकने वाला तारा है। चंद्रमा चमकता जरूर है, लेकिन ये तारा नहीं है, ये ग्रह है, उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है।
चलिए पृथ्वी का उपग्रह है। निष्कर्ष फिर दूसरा कहता है सूर्य पश्चिम से उदय नहीं होता है। ये बात सही है, सूर्य पश्चिम से उदय नहीं होता है और ये सही बोल रहा है। सूरज किस तरफ उदय होता है? पूरब में। तो दूसरा निष्कर्ष इसका सही है, पहला निष्कर्ष इसका गलत है। वह एक तारा नहीं है चंद्रमा, एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है भूकंप आने का कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, भूमिगत परमाणु विस्फोट और पृथ्वी की विवर्धनित प्लेटें। देखिए माना जाता है ऐसा कि पृथ्वी के नीचे 18 तरह की प्लेटें हैं और वो दबाव के कारण घसकती है, जिसको अभिसरण बोलते हैं। अभिसरण या अपसरित होती है, वो घसकती है। तो जब नीचे दबाव पड़ता है, एक सवाल और ऐसा आया था, जब नीचे दबाव पड़ता है तो प्लेटें ऊपर की ओर उठना चाहती है और ये प्लेटें जब आकर जोरदार झटका देती है सतह को, सतह से बाहर नहीं निकल पाती है तो वो भूकंप का कारण बनती है, और अगर सतह से बाहर निकल जाती है तो वह ज्वालामुखी का कारण बनती है। जब वो निकल जाते हैं उसके लावा अंदर से, तब भूकंप जहाँ से शुरू होता है उस केंद्र को हम केंद्र बोलते हैं या फिर फोकस बोलते हैं, लेकिन भूकंप जहाँ सबसे पहले पहुँचता है उसे हम अधिकेंद्र बोलते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ में होता है और इसकी तीव्रता का गणना रिएक्टर पैमाना पर होता है और इसका अध्ययन सिस्मोलॉजी में होता है। तो ये इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में हमेशा जो है सवाल आते रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को। कहता है टाइगर को TIGER, टाइगर को लिखना है ब्लैक BLACK, लायन LION, लाइन को लिखना है PLUM। तो कहता है LITT, लिटरिंग को क्या बोलेंगे? यही बोल रहा है आपको कि लिटरिंग को क्या बोलेंगे। तो करना कुछ नहीं बाबू, मिला के लिखना है। PLITT है तो टी का वैल्यू B, तो मिला के लिखना है। तो मिलाने वाला काम खुद आप कर लीजिएगा, मिलाकर लिखना है। ये सब तो आप समझ भी रहे होंगे, कई बार आ चुका है। मिलाकर लिखना है बाबू, मिला करके देख के सब अक्षर का मान लिख देना है जो सामने लिखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है सो देखिए। कहता F के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है जिसका मूल्य वर्ग निम्नलिखित है। 9 गुने 1 यानी 1 रुपया 9 गो है, 5 रुपया वाला 5 गो है, 10 रुपया वाला 6 गो है, 20 रुपया वाला 7 गो है और 50 रुपया वाला 8 गो है और 100 रुपया वाला 9 गो है। कहता है कुल राशि बताइए। 1 रुपये वाला 9 गो होगा तो कै रुपया? 9 रुपया। 5 रुपये वाला 5 गो होगा तो 5 5 कै रुपया? 25 रुपया। 10 रुपये वाला 6 गो होगा तो कै रुपया? 60 रुपया। 20 रुपये वाला 7 गो, 20 सत्ते 4 से 140 रुपया। 50 रुपया 8 गो, 8 पच्चे 40, 400। और 100 रुपये वाला 9 गो तो 900। सबको क्या करना है? जोड़ देना है। 9 4 13 1 14, 14 1 15, 15 और 25, 1525 और 9 1525 और 1534। तो हो जाएगा आंसर इसका कितना? 1534। ऑप्शन नंबर किस में है? 1534 सी नंबर में। तो करना कुछ नहीं था, बस आपको लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडियो हेडफोन की पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑडियो हेडफोन जो आप देखते होंगे उसकी जोड़ी पहले एक कान का बनाया गया, फिर बाद में दोनों कान के लिए आया। तो पहली जोड़ी कब बनाई गई थी? तो 1910 में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नथानियल बॉल्डविन के द्वारा बनाया गया था। चलिए 61, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? 15 भाषाएं। अंग्रेजी, उसके बाद भारतीय मूल संविधान में 14 भाषा था, अभी वर्तमान में मूल संविधान में 22 भाषा है। तो 14 भाषा उर्दू को लेकर के और एक भाषा इंग्लिश, ये सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन प्रक्रिया या विद्युत विघटन प्रक्रिया कहा जाता है। देखिए पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होता है। कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि पानी में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं।
तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए हम जो है विद्युत अपघटन प्रक्रिया का यूज करते हैं, और इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? सो देखिए ये सब सवाल को बताने का बात ही नहीं बनता है, क्योंकि सब कई बार चल चुका है। एल का मान प्लस है, एट द रेट का मान गुना है, गुना उसके बाद हच का मान भागा है, के का मान माइनस है, तो 6L 56 हच, उसके बाद कोष्ट शुरू है 8 हच 3, फिर K2 एट द रेट 11, इसी का मान है। तो करना कहाँ, कुछ L का मान प्लस है तो 6 + 56 भागा है हच का मान भागा, अब 8 भागा 3 कर देना है, यानी 8 बटा कितना 3, 8 और 3 हो जाएगा। और फिर के का मान -2 एट द रेट का मान गुना 11, यही है सवाल में। अब देखिए हो जाएगा 6 + 56, इसको पलट देते हैं गुना में लेके, 2 × 8 - 2 × 11 काटेंगे, 8 × 7 = 56, 7 × 21, 6 + 21 - 11 दूनी 22, तो कितना हो जाएगा 21 और 6 27 - 22, यानी 5 आंसर। तो ऐसे सवालों को अब सेट में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सवाल आप सीख चुके होंगे, ये कई बार चल चुका है सवाल। तो ये सब सवालों को बताने पर आप टाइम स्वयं बर्बाद कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक सवाल छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 छूट गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? ब्लीचिंग आप समझते होंगे, देखिए फेस पर आप देखते होंगे सैलून वगैरह में ब्लीच करवाया जाता है। तो ब्लीच का काम है चेहरे पर जो गंदगी होती है, जो काले मुहासे होते हैं, उनको हटाना काम होता है ब्लीच का। तो कहता है इनमें से किस पदार्थ का ब्लीच में काम होता है? ब्लीचिंग एजेंट का मतलब है ब्लीच में उस वस्तु का काम होता है। तो देखिए नींबू, नींबू को आप फेस पर लगाते हैं, आपको पता होगा, घर में जो है औरतें लगाती है। आलू और टमाटर, इन सब को फेस पर लगाया जाता है, इन सब का फेस का मतलब जो ब्लीचिंग है बनता है, ब्लीच बनता है। लेकिन शिमला मिर्च का ब्लीच नहीं होता है, शिमला मिर्च को नहीं लगाया जाता है। तो इसके आंसर क्या होंगे? शिमला मिर्च अलग हो जाएगा। चलिए 62 नंबर हो गया। 63 तो बता ही दिए थे, विद्युत अपघटन या विघटन एक ही चीज़ है। 64 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 पर आइए, जो भी छूटेगा याद रहेगा तो बता ही देंगे। 65 है, किन चिन्हों को आपस में बदल लेना चाहिए? 7 - 11 + 1 × 5 भागा 50, ठीक है, बराबर 2, यही तो है। कहता है किन चिन्हों को बदलना चाहिए। तो एक एक करके आप रख सकते हैं, नहीं तो जहाँ से आपको इच्छा है तो आप मान इसको रखिए, मान को रख के बनाइए, क्योंकि ऐसे सवालों में आप मान रख के ही बना सकते हैं और आपके पास कोई तरीका नहीं है। टेक्निक में अगर बात करें तो 5 बटा जब 50 होगा तो भागा लग सकता है, 10 आ सकता है। तो भाग देखिए कहाँ कहाँ है, भाग चेंज हो रहा है। तो भाग को चलिए भाग को चेंज करके देखते हैं पहले कि अगर कुछ करें यहाँ पर तो भाग है, तो यहाँ कुछ ना कुछ और चेंज होना चाहिए, फिर कुछ ना कुछ कटना चाहिए। दिमाग लगाइए कि कुछ कट जाए। चलिए नहीं दिमाग काम कर रहा है, चलिए चेंज करके देखते हैं। ऑप्शन से उठाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, तो सी को उठाते हैं। क्योंकि देखिए आप तो परीक्षा में एक एक ऑप्शन रख के बनाइएगा, तो पहले सी बना लीजिएगा, फिर बी को रखिएगा, फिर ए को, तब डी को रखिएगा। क्या ऐसे सवालों का कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको ऑप्शन से मान रखना है और सेट करना है, थोड़ा सा लॉजिक वगैरह आप लगाते रह सकते हैं। तो देखिए इसके आंसर सी देते हैं, तो सी वाला मान को रख करके आप बना सकते हैं प्लस और भागा। ऐसे तो आप परीक्षा में उसे बना करके चेक करेंगे, जो आपका ऑप्शन सेट कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को रहने देते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत ईजी सवाल है। आपको बस चेंज कर देना है, भागा की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर भाग, और एक समीकरण आएगा सिंप्लीफिकेशन, जिसको सॉल्यूशन कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, 67 और 68, ये तीनों एक है, रीजनिंग पर बना हुआ है। ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। एक वृत्त बना हुआ है, यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 10, यहाँ पर 50, यहाँ पर 200, यहाँ पर 50, यहाँ पर 20, यहाँ पर 5, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100
और यहाँ पर 5। ये ग्राफ है चिड़िया का, किसका है? चिड़िया का ग्राफ है। और ये ग्राफ है स्तनधारी पक्षी का। स्तनधारी पक्षी जो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, स्तनधारी प्राणी, स्तनधारी प्राणी पक्षी नहीं। उभयचर का, उभयचर यानी जल और स्थल दोनों में रहने वाला, उभयचर का। और यह है सरीसृप का, सरीसृप, सांप बिच्छू है ना। तो कहता है ग्राफ बना हुआ इस रूप से। पहला सवाल है कौन से दो वर्ग परस्पर विशिष्ट हैं? परस्पर क्या हैं? विशिष्ट हैं। परस्पर विशिष्ट का यहाँ मतलब समझिए जो एक दूसरे से अलग हैं, दूर हैं। जैसे देखिए अगर ये वृत्त वाला कहें तो ये सबको टच कर रहा है, बड़ा वाला, छोटा वाला ये दूसरे भी टच कर रहा है। लेकिन चिड़िया और सरीसृप एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो इसके आंसर क्या जाएंगे? पक्षी और सरीसृप, यानी चिड़िया और सरीसृप। तो इसके जाएंगे पक्षी और सरीसृप। विशिष्ट का मतलब यहाँ पर अलग, एक दूसरे से थोड़ा भिन्न है। तो देखिए कि सरीसृप चिड़िया को नहीं टच करता है, चिड़िया वाला सरीसृप को नहीं टच करता है, बाकी सभी एक दूसरे को टच करता है। तो पहला के आंसर ये हो जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? सरीसृप की कुल संख्या, सरीसृप ये वाला ग्राफ है, कुल संख्या 100, 150, 70, 75, 100 कितना? 75। सरीसृप की कुल संख्या तथा स्तनधारी प्राणियों की कुल संख्या। स्तनधारी प्राणी का बड़ा वाला वृत्त है, तो बड़ा वाला वृत्त के अंदर जितना है सब आएगा। तो 300, 1, 400, 1, 500, 500 के बाद 600, 610, 5, 15, 615। फिर से एक बार 3, 4, 5, 5, 1, 6, 615, 600 कितना हो जाएगा? 15। तो इन दोनों के बीच अनुपात बताना था, तो काटिए, इन दोनों के बीच अनुपात आ जाएगा 5 से। 5 दूनी 5 तिया 15 और 2 17, 5 सते 35, 5 तिया 2 27, 5 25, 5 तिया 15 और 2 17, 5 25, 5 का से 12 25 60 और 5 तिया 15। तो 35 अनुपात 123 क्या आएगा? 35 अनुपात 123। देखिए कौन ऑप्शन में है? बी नंबर में। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? बी नंबर। तो दूसरा का आंसर समझ में आ गया। क्या लेना था? सरीसृप का पूरा ले लिए और जितना स्तनधारी प्राणी में था सब ले लिए। अगला तीसरा, ऐसे स्तनधारी प्राणी जो पक्षी हैं लेकिन उभयचर नहीं हैं। तो सबसे पहले जो नहीं है उसी को छाटा जाता है। तो उभयचर हटा दीजिए, यानी पूरा खत्म हो गया। स्तनधारी भी है लेकिन पक्षी भी है। कहता स्तनधारी प्राणी जो पक्षी हैं, तो ये तो पक्षी में है नहीं, सब पक्षी में है। पक्षी में कौन है? इतने 3 गो। आई उभयचर का हो गया। और कह रहा है सवाल में जो ऐसे स्तनधारी प्राणी जो पक्षी हैं लेकिन उभयचर नहीं है, उनका अनुपात केवल स्तनधारी प्राणी की तुलना में कितना है? देखिए बाबू बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे स्तनधारी प्राणी जो पक्षी हैं, पक्षी में बस 3 गो है और उभयचर नहीं होना चाहिए, उभयचर नहीं है और स्तनधारी में है, तो कौन कौन हो जाएगा? बस 100। कौन हो जाएगा? 100 जो है स्तनधारी में भी है और चिड़िया में भी है। कहता है उनका अनुपात केवल स्तनधारी प्राणी की तुलना में, केवल स्तनधारी यानी सिर्फ स्तनधारी होना चाहिए और कोई नहीं। तो उभयचर नहीं होना चाहिए, नहीं चिड़िया होना चाहिए, नहीं सब होना चाहिए। 300, 1, 400, बस 2 गो स्तनधारी लेना है। तो कितना आ जाएगा? रेशियो काटेगा तो 1:4। इसके आंसर आ जाएंगे। तो तीनों सवाल इस पर बन गया। सवाल को थोड़ा पेशेंस के साथ बने। 3 सवाल है और तीनों सवाल आपको निकाल लेना है, जब छोड़ना नहीं है। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 69। कुछ नहीं है, 69 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। 69 में टीचर को लिख दिया गया है, कोड लिख दिया गया है, तो क्रिएट को सब देख देख के मिलाना है। सी को क्या लिखा गया, टी को क्या लिखा गया। बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जब सेट नंबर आप 8 में चल रहे 300 सवालों को तो जरूर छोड़िए। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2010 में सबसे पहला बार भारत ने मेजबानी किया था और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभी सवाल पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 71। उससे पहले 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक प्रकार का वैसा नेटवर्क है जो सर्विस प्रदान करता है इंटरनेट के द्वारा। तो इसके आंसर क्या जाएंगे? सर्विस। चलिए, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। अच्छा, एक बात और सवाल ये पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को डिजाइन अपनाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, याद रखना है केंद्रीय वित्त सचिव का, याद रखना है केंद्रीय वित्त सचिव का। अब बाकी 1 रुपया से ऊपर जितना भी नोट है, जैसे 5 रुपया का नोट आता था, 10 रुपया के, 20 रुपया के, 50 रुपया के, 100 रुपया के, 500 रुपया के, 1000 रुपया के, तो जितना नोट आता है सब पर आरबीआई का हस्ताक्षर होगा, याद रखना है। सिर्फ 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। लेकिन बाकी जितना है 5 रुपया रहे, चाहे वो 10 रुपया रहे, चाहे आपके 20 रुपया रहे, चाहे आपके 50 रुपया रहे, चाहे 100 रुपया रहे, चाहे 500 रुपया, चाहे 1000 रुपया रहे, सब पर आरबीआई का गवर्नर हस्ताक्षर करता है, याद रखिए। तो ये दोनों सवाल पूछा जाता है आपसे परीक्षा में, इतना याद रखिएगा बाबू, दोनों में से कोई भी सवाल आपसे पूछ देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए 2 सवाल आता है, अगर पूछ दिया जाए प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो सरोजिनी नायडू, लेकिन अगर पूछ दिया स्वतंत्र भारत के तो इंदिरा गांधी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, इसको देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। अवरोही का मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या है, सबसे बड़ा वाला पहले आएगा और बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे, यही हो गया घटते क्रम में लिखाना। तो क्या करेंगे, पहले देखिए एक ऑप्शन पकड़ लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। तो इसमें पहले पता करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। तो भागा लगाते हैं, पॉइंट 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर यहाँ पर 7 चौके 28, 7 चौक 28, 28 का 2 बच गया, 5 चौके 20, 15 ठीक 40, 0 मरते 8 0 और यहाँ पर 0.50 है ना। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है, 80 वाला, 80 पैसा, 75 पैसा, 66 पैसा, 50 पैसा, तो 80 वाला। तो सबसे पहले लिखाएगा 4/5, फिर लिखाएगा 3/4, फिर लिखाएगा 2/3 और फिर लिखाएगा 1/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है ना। तो इसका आंसर हो जाएंगे, यही है घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में पूछता तो उल्टा लिख लेते। चलिए आते हैं अगला सवाल को। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों के बदले के लिए मतलब कब घोषित किया गया था। तो ये देखिए 2010 में घोषित हुआ था, सॉरी मतलब 2016 में। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 में पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि कब थी। यहाँ देखिए अंतिम तिथि पूछा है क्वेश्चन नंबर 76 है। तो पहले जो तिथि था वो 31 दिसंबर 2015 का था। 2015 को मोदी जी बोले कि 31 दिसंबर 2015 तक सब नोट बदल लीजिए, बाद में बढ़ गया, और ये बढ़ करके कितना हो गया 30 जून 2016 कर दिया गया था कि इतना तक ले कम से कम सब नोट बदल लीजिए, पुराना नोट दे करके और नया नोट ले लीजिए, यानी नोटों की बदली हो रही थी, नोटबंदी हो गया था। चलिए आते हैं अगला सवाल पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन शासित किया है या संचित किया है। तो ऑप्शन है मेघालय, इसके आंसर है, याद रखिएगा। सबसे पहला बात आया प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुआ था। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री ने लाल किला से घोषणा किया था कि इतना तारीख को जो है जनधन योजना मतलब काम करेगा और जनधन योजना हम लाना चाहते हैं। लेकिन जनधन योजना शुरू हुआ था 28 अगस्त 2014 को, याद रखना है। ये हुआ था घोषणा, लाल किला से घोषणा किए थे, और ये हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू। तो शुरू वाला ज़्यादा पूछते रहता है परीक्षा में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 78। 76 77 हो गया, क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन है, विचलन ज्ञात कीजिए 3 4 5 3 1 का। तो विचलन, मानक विचलन पूछा है, मानक विचलन। देखिए हर सेट में माध्यमादिका बहुलक से सवाल दे रहा है, तो मानक विचलन आपको निकालना है बाबू। तो कैसे निकलेगा मानक विचलन, सो देखिए। सबसे पहले माध्य निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, माध्य। पहले माध्य निकालिए। तो माध्य कैसे निकलेगा, सबको जोड़ दीजिए और बटा संख्या कर दीजिए। तो 4 3 7 5 12 3 15 1 16 बटा कितना 5।
तो भागा मारिएगा तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3.2 आ जाएगा भाग मारने पर। और सबको अंतर कर दीजिए, सबको, जितना संख्या है सबको अंतर कर दीजिए इसके साथ, याद रखना है। तो देखिए 3.2 में से 3 चल गया तो बचा 0.2, और इसका स्क्वायर करते चलना है, मानक विचलन में स्क्वायर होते चलता है। अब देखिए 3.2 है 4 में यहाँ पर तो हो जाएगा 0.8, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3.2 अगर 5 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.4, 1.8, 8 4 1.8, 1.8 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर इसमें अंतर करेंगे तो 0.2 ही हो जाएगा स्क्वायर, और 1 में घटाएंगे तो जाएगा 2.2 का स्क्वायर। तो सब का काम करके बटा 5 किया जाता है, यही निकलता है मानक विचलन, याद रखना है। तो मानक विचलन यही है। तो कैसे काम करेंगे जरा इसको देख लीजिए। एक लाइन हम और सॉल्यूशन कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 तो 0.4 लिखाएगा, प्लस 8 8 64 0.64, 18 का 324 तो 3.24, 4 तो 0.4, 22 का 484 तो 0.4 यहाँ पर, सब का करके बटा 5। अब तो इतना पर से काम कर लीजिएगा, नहीं सबको जोड़ के तो जोड़िएगा तो ये भी बता देते हैं कितना आएगा, 8.8 आता है बटा 5 आता है। तो 8.8 को ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है कोई, तो इसलिए इसको व्याख्या में लगभग 9 माना है, 8.8 को लगभग 9 माना है। तो 9/5 किया, लगभग में याद रखिएगा लिखा जाता है। तो 3/5 इसके, 3/√5 इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए बस खाली आपको जोड़िएगा तो 8.8 आ जाएगा। अब इतना काम करना तो आपका काम है। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 78 नंबर क्वेश्चन। 78 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर कितना, 79 पर। 79 नंबर क्या है, 12% की दर से साधारण ब्याज। 79 नंबर है 12% की दर से साधारण ब्याज 6 महीने में, यानी छमाही ब्याज, 6 महीने में साधारण ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है। देखिए जब कोई मूलधन है और ब्याज आपको मिलना है और इसको जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा क्या, मिश्रधन बन जाता है। जब भी मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है तो मिश्रधन बन जाता है। और कहता है फिर आगे ये प्रक्रिया करेंगे तो जब आगे करिएगा तो ये पुनः मूलधन बन जाएगा, यानी ब्याज पर ब्याज चलेगा। और ब्याज पर ब्याज चलता है तो CI कहलाता है। तो कहता है दर का मान बताइए। और समय देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 साल, एक वार्षिक है, वार्षिक ब्याज दर चल रहा है। तो 2 साल जब ब्याज छमाही होता है तो समय में 2 से गुना होता है और दर में 2 से भागा लगता है। तो गुना किए तो 2 साल आ गया और यहाँ भागा दिए तो 6% आ गया। तो 6% 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अगर गणना करेंगे तो 2r² यानी 6 के दूनी 12 और 6 6 36, 12.36% ये निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और यही साल 1 साल छमाही होने के कारण वापस 1 साल आ जाता है, आने पर यह दर भी कहलाएगा और ब्याज भी कहलाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है। कहता है निम्नलिखित में से समानता ज्ञात कीजिए। कहता है तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, चमगादड़ और चिड़ियाएँ, इन सब में क्या समानता है। ये सभी शहद उत्पन्न करते हैं, नहीं चमगादड़ शहद नहीं देता है। ये सभी परागन में मदद करते हैं। देखिए जितनी भी चिड़ियाँ हैं वो परागन में मदद जरूर करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, B नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, सो देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है। एक ग्राफ बना हुआ है, इस तरह का एक ग्राफ बना हुआ है और यहाँ का मान पूछ दिया, यहाँ पर Z लिख दिया है यानी मान पूछा है, और यहाँ पर 82 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पर मान 35 डिग्री लिखा हुआ है। शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर कोण बराबर होता है, यानी ये 35 है तो इधर भी कितना होगा 35 ही, और यहाँ 82 है तो यहाँ भी कितना होगा 82 ही। और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सोचिए 182 और 35 हो गया तो 180 में कितना और जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो घटा के देख लीजिए 180 में से अगर 82 और 35 को जोड़ दीजिए पहले, 5 2 7 8 3 11 117 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में 7 गया 3 और ये हो गया कितना 17 में से 11 गया 6 63। तो जो इसका मान होगा ऊपर वाला का ही मान वही होगा शीर्षाभिमुख। तो इसका आंसर क्या जाएंगे 63। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन हो गया। 81 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 82। पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए अगर अग्नि की उड़ान आया है तो कभी कभी लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, लेकिन यही आता विंग्स ऑफ फायर तो समझ जाते। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, और अब्दुल कलाम आज़ाद को जो है मिसाइल मैन भी कहा जाता है।
और पूरे आज तक के इतिहास में पहली बार कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बना है। तो APJ अब्दुल कलाम पहला वैज्ञानिक है जो राष्ट्रपति बने हैं। तो यही आपसे सवाल पूछ दिया था, विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। अगला, निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेश का सुचालक है? सुचालक का मतलब हुआ जिसमें विद्युत आवेश गमन कर सकता है, चल सकता है, वो सुचालक हो जाए। जिसमें नहीं चल सकता वो कुचालक होता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर कितने हैं? 83 में विद्युत आवेश पूछा है। देखिए, सबसे बड़ा जो सुचालक होता है विद्युत आवेश का, वो सुचालक समझ रहे हैं, जिसमें विद्युत गमन कर सकता है, सुचालक होता है। तो सबसे बड़ा चांदी होता है, याद रखना है। चांदी के बाद तांबा होता है, और तांबा के बाद लोहा, स्टील, जो भी है लोहा, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर सवाल में पूछा कांच, कागज, तांबा और पानी। तो सब सुचालक में सबसे यहाँ चांदी है नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएंगे? तांबा। क्वेश्चन नंबर 84 पर आइए। 83 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कहता है कि कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको चुनना है। तो कथन, प्रश्न क्या है? प्रश्न और उसके कथन दिए गए। प्रश्न है, कहता है निम्न एक प्रश्न और नीचे 3 कथन दिए गए हैं, 1, 2, 3 दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथनों में 2 अंक दिए गए हैं, क्या यह प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त है? यानी बोल रहा है कि 3 गो हम बात लिखे हैं नीचे इस प्रश्न का जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या इसका जवाब दे देगा? तो प्रश्न क्या है? 2 अंकों वाली संख्या कौन है? संख्या के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है 2 अंकों की संख्या बताइए। 2 अंकों की संख्या मतलब कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपको क्या क्या दे देंगे तो निकाल लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर न हो। दूसरा पॉइंट पढ़िए, अंकों का योग 17 हो। अगर संख्या का एक अंक x माने और दूसरा अंक y माने, तो संख्या x y है मान लेते हैं, या x y जैसे मान लीजिए 32, तो 3 और 2 है तो उसको x y माने हैं, x इसको y, 2 अंकों की संख्या होगा 32। तो कहता है अंकों का योग 17 होना चाहिए, यानी x + y बराबर कितना होना चाहिए? 17। और कहता है दहाई स्थान पर और इकाई स्थान पर अंकों के आंकड़ों का अंतर दहाई पर 1 से इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मात्र यही 2 बात से आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आप संख्या पता कर सकते हैं कि संख्या कौन है। देखिए x कट जाएगा तो 2x बराबर 17 × 18, x का मान 9, x का मान क्या निकल गया? 9। तो 9 8 17, तो y का मान कितना? 8। तो यहाँ पर हो गया 9 और 8, संख्या कितना है? 98। तो यहाँ पर सवाल में पूछा कि क्या निकाला जा सकता है? आपको निकालने नहीं बोला है, बोला क्या निकाला जा सकता है। तो देखिए कथन दूसरा और कथन तीसरा, इन दोनों सवाल बनाने के लिए पर्याप्त है। पहला कथन नहीं भी रहेगा, मतलब जो निष्कर्ष आपका जो भी दिया वो कथन में पहला कथन नहीं भी रहेगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 84 का आंसर क्या होंगे? 2 और 3। चलिए 84 हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? कहता है कि सजाए गए हैं, एक मतलब ग्राफ है इसके आए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 85, 86, 87 तीनों को देखिए, तीनों सवाल क्या कहता है? तीनों सवाल में अच्छा इसमें देखिए नाम लिखा हुआ है M कौन कौन नाम है? J से शुरू कीजिए, JKLMNO 6 व्यक्ति हैं। अब 6 व्यक्ति का पसंद है, क्या क्या पसंद है भाई? एक तरफ उनका फल पसंद है और एक तरफ सब्जी उनका पसंद है। इसी को आपको ग्राफ में सजा देना है। अब पूछा जाएगा बताइए कौन किसको पसंद है, तो बात को सुनिए और इसको सेट कीजिए, यही तो आपका सवाल है। तो देखिए सवाल में पहले क्या बोला? पहला बोल रहा है M को पत्ता गोभी पसंद है। M को क्या? सब्जी में पत्ता गोभी सब्जी है, तो M को पत्ता गोभी पसंद है, पत्ता गोभी पसंद है, याद रखिएगा। कहता है M को पत्ता गोभी पसंद है, लेकिन आड़ू बुखारा और संतरे पसंद नहीं है। देखिए क्या नहीं पसंद है ये भी याद रखिएगा। आड़ू बुखारा और संतरा, ये 2 चीज़ इसको पसंद नहीं है। तो आड़ू बुखारा और संतरा यहाँ पर नहीं आएगा फल में, याद रखिएगा। कहता है जिस बच्चे को मकई पसंद है उसे सेब भी पसंद है। फल में सेब पसंद है और सब्जी में उसे मकई पसंद है, क्योंकि दोनों फल तो हो नहीं सकता है। कहता है कि K और N को केले पसंद हैं,
के और एन को ना केले पसंद है, के को भी केला पसंद नहीं है और ना एन को केला पसंद है, दोनों को केला पसंद नहीं है बाबू, याद रखिएगा। कहता है के और एन को केला पसंद नहीं है और ना ही फूलगोभी पसंद है, और ना ही दोनों फूलगोभी खा सकता है। लिख देते हैं खाली फूलगोभी, फूल लिख देते हैं, समझ जाइएगा। तो इन दोनों को फूलगोभी भी पसंद है, यानी फूलगोभी भी नहीं खाएगा। अब कहता है जे को संतरे पसंद हैं और एल को गाजर पसंद है। संतरा फल हुआ तो जे को संतरा पसंद है और एल को गाजर पसंद है, तो गाजर सब्जी है तो गाजर पसंद कर देते हैं, एल को गाजर पसंद है। कहता है आम उस बच्चे को पसंद है जिसे शिमला मिर्च पसंद है। जिसको आम पसंद होगा उसको शिमला मिर्च पसंद होगा, शिमला मिर्च याद रखना है। तो जहाँ भी जाएगा ये दोनों जोड़ा जाएगा, याद रखिएगा, ये दोनों क्या जाएगा, जोड़ा जाएगा, चाहे जहाँ भी जाए, क्योंकि आपको पता है कि दोनों को साथ में पसंद है जो भी है। अब आगे कहता है आम उस बच्चे को पसंद है जो शिमला मिर्च पसंद करता है। ओ को पपीता और ककड़ी दोनों पसंद है। ओ को पपीता पपीता पसंद है और इसको ककड़ी पसंद है, ककड़ी पसंद है, याद रखना है। तो आप बताइए बुआ, देखिए समझिएगा, आडू बुखारा इसको पसंद नहीं है, संतरा इसको पसंद नहीं है, दो चीज़ें हैं। सवाल को और फिर गहराई से पकड़ते हैं। एम को पत्ता गोभी पसंद है लेकिन आडू बुखारा और संतरे पसंद नहीं है। आडू बुखारा और संतरा खाएगा नहीं। पपीता ही कन्फर्म हो गया, संतरा ही कन्फर्म हो गया, दो चीज़ कन्फर्म हो गया। और गाजर किसको बोला था भाई, कहता है जे को संतरे पसंद है और एल को गाजर पसंद है। ठीक है, जे को संतरे, एल को गाजर पसंद है। देखिए जहाँ भी सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है वही याद रखना है। देखिए सवाल को गहराई से देखिएगा। सेब, मकई और आम, शिमला मिर्च साथ में जाएगा तो यहाँ पर तो बैठ नहीं सकता है, घर खाली नहीं है। या तो यहाँ बैठ सकता है, ये दोनों घर तो ये दो भरल है, या तो यहाँ बैठ सकता है। तो देखिए अगर सेब को आप यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ मकई बैठ जाएगा, और अगर यहाँ पर जो घर खाली है, जैसे फूलगोभी तुलगोभी हटा दीजिए, अब यहाँ पर अगर इसको आम पसंद करवाइएगा तो इसको शिमला मिर्च पसंद हो जाएगा, शिमला मिर्च, याद रखिएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जहाँ भी जाएगा जोड़ा जाएगा, याद रखिए। पपीता तो ककड़ी को पसंद है, तो बोलिए दिया था। अब सोचिए इसको आडू बुखारा और संतरा पसंद नहीं है तो इसको क्या पसंद होगा, तीसरा फल केला, केला पसंद होगा, और इसको कह देते हैं आडू बुखारा पसंद होगा, आडू बुखारा पसंद होगा। अब देखिए कौन सा सब्जी बच गया है, एक सब्जी का नाम और आना चाहिए। तो कौन सब्जी है भाई, मकई हो गया, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ककड़ी हो गया। कोई सब्जी छूट रहा है, कौन सा सब्जी है, फूलगोभी। इसको क्या पसंद होगा, फूलगोभी पसंद होगा। तो सब चीज़ को बैठा लिए, पहले जो बैठेगा बैठा दीजिएगा, उसके बाद ये दोनों साइड में रखिएगा। तो ये दोनों जहाँ भी जाएगा साथ है जाएगा, एकदम दो घर इसको चाहिए। तो दो घर आम और शिमला मिर्च साथ में गया, सेब और मकई साथ में गया। अब देखिए आम शिमला मिर्च के जगह पर बैठ सकता, सेब के जगह पर जा सकता था, और सेब आम के जगह पर आ सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों में से कहीं भी घर बैठ सकता है। पहला सवाल क्या पूछा है सो देखिए, जे को कौन सी सब्जी पसंद है, जे को फूलगोभी पसंद है। देखिए आंसर है फूलगोभी, पहला का आंसर फूलगोभी सही होगा। दूसरा का आंसर क्या है, के को फल और सब्जी का जोड़ा पसंद है, के को सेब और मकई पसंद हो सकता है। देखिए और आम और शिमला मिर्च भी पसंद हो सकता है, क्योंकि दोनों स्थान में से कोई भी कहीं जा सकता है, आइदर केस है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, हो सकता है सेब मकई पसंद हो सकता है आम और शिमला मिर्च पसंद हो, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर सकते, दोनों कहीं से कहीं जा सकता था, दोनों का स्थान कंफर्म नहीं था, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते। कौन सा फल उस बच्चे को पसंद है जिसे पत्ता गोभी पसंद है, जिसे पत्ता गोभी पसंद है उसको केला पसंद होगा। आंसर क्या जाएगा, केला। तो यही ग्राफ है बनाने का, इसको ध्यान से बनाइएगा तो बना दीजिएगा। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 87 तक। चलिए 87 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है नीचे एक कॉलेज में उन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो निम्नलिखित मापदंडों से संतुष्ट करते हैं। देखिए ये सवाल 7 नंबर में भी आया था। कहता है उन्हीं छात्रों को अनुमति दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा जो निम्नलिखित मापदंड, मापदंड का मतलब योग्यता, निम्नलिखित योग्यता को पूरा करेंगे। तो पहला मापदंड क्या है भाई, तीनों मापदंड सुनिए। जिन छात्रों को भौतिक छात्र में यानी फिजिक्स में, PHY फिजिक्स में
85% अंक होगा, गणित में यानी मैथ में 90% अंक होगा, और रसायन में यानी केमिस्ट्री में 80% अंक होगा, उनको अनुमति मिल जाएगा। दूसरा कथन क्या बोलता है भाई, कहता जिन छात्रों ने अंग्रेजी में न्यूनतम, अंग्रेजी में इंग्लिश में न्यूनतम 70% अंक लाया होगा। और कहता है तीसरा नंबर क्या बोलता है, कहता है वे छात्र जो क्रीड़ा या वाद्य यंत्रों में सिद्धस्त हो, जो क्रीड़ा का मतलब खेलकूद, तीसरा नंबर जो खेलकूद में बहुत अच्छा हो, खेलकूद और वाद्य यंत्र यानी वाद्य यंत्र का मतलब हुआ हारमोनिया बजाने वाला, तबला, बांसुरी, इन सब बजाने वाले में कॉलेज में। तो कहता है कि निश्चित किस व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा, और देखिए 4 ऑप्शन है। कहता है आर नाम का व्यक्ति ने भौतिकी में 90% अंक, रसायन में 80, भौतिकी में 90 लाया तो लाना था 85, पार कर गया, लेकिन रसायन में 80 लाना था, रसायन में 80 लाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। 80, गणित में 88, गणित में लाना कितना था 90, लेकिन वो ला रहा है 88, तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आर का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्यू में आइए, क्यू ने भौतिकी में 89 लाना था 85, 89 ला रहा है, ठीक है। और गणित में 91.5 लाना था 90, ला रहा है 91.5, सही है। और अंग्रेजी में 80 लाना था 80 ला रहा है, सही है। रसायन शास्त्र में और अंग्रेजी में 80, अंग्रेजी में 70 लाना था 80 ला रहा है, सही है। रसायन शास्त्र में 82%, रसायन शास्त्र में 82 ला रहा है, सही है। और वह एक नर्तक है। देखिए खेल कूद में और वाद्य यंत्र में होना चाहिए, नर्तक का मतलब है नाचने वाला होना चाहिए, डांसर होना चाहिए, और डांसर का यहाँ नहीं हो सकता है सिलेक्शन, जो बजा सकता है, जो मतलब हारमोनिया बजाता है, तबला बजाता है या खेलता कूदता है, नाचने वाले का नाम यहाँ पर नहीं है, तो दूसरा का भी सिलेक्शन नहीं होगा। पी आइए, पी ने रसायन शास्त्र में 78, रसायन में लाना था 80 और 78 लाया तो होगा नहीं होगा। आ जाए डी पर, एस ने भौतिकी में 90 लाना था 85, 90 लाया है, सही है। रसायन शास्त्र में 81 लाना था 80, 81 लाया है, सही है। कहता है गणित में 95, गणित में लाना था 90, लाया है 95, सही है। अंग्रेजी में 81, अंग्रेजी में 70 लाना था, लाया है 81, सही है। और कहता है वह एक वायलिन बजाता है, अब देखिए बजा भी रहा है, वाद्य यंत्र भी, इसका मतलब चारों क्वालिटी उसके अंदर है, तो जो इक्वालिटी है सबका, वो सब सारा क्वालिटी उसके अंदर, तो डी नंबर इसका सटीक आंसर जाएगा। चलिए हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 88। ये क्वेश्चन नंबर 89 पर, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 में बस जो घटाव है 128 माइनस 43 प्लस 57 माइनस 143 प्लस 94, तो ये जोड़ घटाव गुना भाग है, ये आप आसानी से कर लेंगे। इसके आंसर कितने आ रहे हैं 93, तो ये आप काम कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 90 पर। 90 क्या कहता है, एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन में कितना होता है बताइए, 12 मान लीजिए आम है, यहाँ पर 2 दर्जन आम यानी कितने आम, 24 आम, 2 दर्जन में कितना 24 आम। कहता है 1.5 दर्जन आम के क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, खरीदा 2 दर्जन यानी 24 आम, और 1.5 दर्जन का मतलब 12 छो 18 आम, 12 छो कितना 18 आम, इतना में बेच दिया। देखिए 24 आम जितना रुपया में खरीदा उतना पैसा वो 18 आम में बेच के प्राप्त कर लिया, तो 6 आम फायदा कमा लिया, क्योंकि 6 आम उसके पास बच गया। तो कहता है बताइए लाभ कितना होगा, तो 6 आम बच गया, कितना आम बेचने पर, 18 आम बेचने पर गुने 100, छोटी 18 33.3, 100/3 करेंगे तो, या फिर कह सकते हैं 33.33%। ऑप्शन में देखिए क्या है, डी नंबर आंसर है, सी नंबर आंसर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 90 हो गया। 90 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 नंबर क्वेश्चन है, अव्यवस्थित अक्षरों को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करें जिसका एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाए, फिर ऐसा विकल्प चुने जो अन्य से भिन्न हो। बहुत बार आ चुका है सवाल, देखिए CHIN, उसके बाद लिखा हुआ है टीलर, TILER, टीलर, EFFT। देखिए जब परीक्षा में ऐसा सवाल आएगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन होता क्या है ना कि आपको एट ए टाइम मीनिंग नहीं याद आएगा। तो परीक्षा में आप अगर बार बार एक शब्द को बोलिएगा आवाज से तो याद रहेगा, चीन 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 चीन, तो आपको होगा इंच, देखिए INCH, इंच बन गया। टीलर 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 टीलर, लीटर, तो देखिए LETER,
लीटर, LITER, लीटर हो गया। अब देखिए इफ्ट तो फीट पता चलेगा, FEET, बोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए टर्मी तो मीटर बोला जाएगा, METRE, मीटर। तो देखिए इंच, फीट और मीटर ये तीनों जो है नापने की इकाई है, नापने का किसी कपड़ा को या दूरी को। लेकिन लीटर जो है वो तरल पदार्थ को मापा जाता है, इससे नापा जाता है किसी वस्तु को लंबाई में या चौड़ाई में, और लीटर से किसी वस्तु को मापा जाता है यानी जैसे पानी हो गया 5 लीटर या फिर तेल हो गया, इस तरह से। तो आंसर इसका लीटर अलग हो गया। चलिए 91 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 92 पर। 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी? सबसे पहले स्वर्ण पदक पाने वाली और पहली भारतीय मुक्केबाज का नाम है मैरी कॉम। इसका आंसर मैरी कॉम होंगे। क्वेश्चन नंबर 93 मारिए। 93 नंबर क्या है कि C-3 का विस्तार कीजिए, यानी इसका क्यों कीजिए। तो फार्मूला देखिए, A-B का एक फार्मूला होता है, A-B का दी होल क्यूब, AQ - BQ - 3AB इंटू A-B फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला पर आपको क्या करना है, बैठा देना है। तो देखिए अगर मानिएगा C-3 के दी होल क्यूब तो क्या हो जाएगा, CQ -3 का क्यूब 27 - 3AB तो 3 × 9C और 3ABC इंटू A-B यानी C-3। तो करेंगे CQ -27 - 9C स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस प्लस 9C यानी होती है 27C। तो हो जाएगा CQ -9C स्क्वायर प्लस 27C - 27। ये इसके आंसर जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में 9 गलती से लिख दिया है, तो 9 नहीं होगा, 9 लिखना गलत है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तो आंसर इसका कौन होगा, ये होगा। ये सीधे क्यों करना था और कुछ नहीं करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, सो देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन का मतलब है जिस पर से आप कोई भी आंकड़ा जा करके इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। तो याहू से भी खोजा जाता है, विंग से भी खोजा जाता है, फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग है, इसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 95 से 97 तक क्या कहता है, इसको देखिए 95 से लेके 97 तक कहता है नीचे दिया गया पाई चार्ट है और पाई चार्ट को फिर बताना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 का क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ तो आपके पास बना हुआ है। कहता है गैर कथा साहित्य नॉन फिक्शन। तो देखिए नॉन फिक्शन नीचे वाला पार्ट है, तो नीचे वाला पार्ट प्रतिशत में, तो टोटल जो वृत्त बना हुआ है इसमें सबका मान बटा हुआ है। गौर कीजिएगा, देखिएगा तो सबका पार्ट बटा हुआ है। हम बनाने को तो नहीं चाह रहे थे क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाता है उसमें। यही है आपका नॉन फिक्शन पार्ट, नॉन फिक्शन पार्ट यही है। और कितना लिखा हुआ है 30%। जब सब प्रतिशत में रहता है तो इसका मान 100% होता है। जब सब आप प्रतिशत को जोड़िएगा ना तो 100 पूर जाएगा। जैसे यहाँ पर 35% है, यहाँ पर 15% है, यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 5% है और यहाँ पर 5%। तो देखिए 65 और 15 80, 80 और 20 100 पूर गया। तो कहता है गैर कथा साहित्य नॉन फिक्शन। तो देखिए होता क्या है ना कि प्रतिशत में 100% होता है, लेकिन एक वृत्त पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 360। तो 100% बराबर आप कह सकते हैं 360 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल कट गया, तो यानी 1% का वैल्यू निकालेगा कि दशमलव जाके 10 मारेगा यहाँ पर 3.6 डिग्री। 1% का वैल्यू कितना, 3.6 डिग्री। तो सवाल में आपसे पूछ दिया कि बताइए गैर कथा साहित्य नॉन फिक्शन का डिग्री में मान कितना होगा। तो सोचिए 1% का वैल्यू अगर 3.6 है तो 30% का वैल्यू कितना होगा, 30 गुने 3.6। इसको तोड़ दिए 10 0 कट गया, 36 दिया 108 डिग्री। कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। आसान सवाल था। पुस्तकालय की कुल पुस्तकों में से, पुस्तकालय की कुल पुस्तकों यानी कॉमिक्स कितना है, 15%। याद रखिएगा, कहता है पुस्तकालय की कुल पुस्तकों में यदि हास्य की यानी कॉमिक्स की पुस्तकें 375 हो और कॉमिक्स यहाँ पर कितना है 15%, तो कहेंगे 15% बराबर 375, काटिएगा तो 25 मरते क्लियर हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना, 25। तो पूछा बताएं पत्रिकाएं कितनी होगी। पत्रिकाओं का कितना है, पत्रिकाएं यानी जर्नल्स का, पत्रिका का 10 है, तो 10 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। देखिए हम फिगर नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपके सामने ग्राफ बना दिए ताकि आप समझ सकते हैं। हम सेम ग्राफ बनाए हैं।
अगला तकनीकी यानी टेक्निकल, तो टेक्निकल का 5% है। तकनीकी यानी टेक्निकल का कितना 5%। टेक्निकल ये वाला पार्ट है टेक्निकल का, और नीचे वाला पार्ट है मैनेजमेंट का। तो कहता है टेक्निकल पुस्तकें तथा कथा साहित्य की पुस्तकों से कितने प्रतिशत कम है। कथा साहित्य कौन है, कथा साहित्य किसको बोल रहा है, फिक्शन को। फिक्शन कौन है, ये वाला, यही है फिक्शन 35%। तो कहता है कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए कितना कम, 30 कम। किससे कम, तो 35 से कम, गुने 100 करेंगे। तो 5 सत्य 35, 5 20 100 यानी 600/7 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 85.71% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, 96, 97 हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन जो है चल रहे प्रोग्राम को सहायता पृष्ठ को खोलता है, यानी उसके सहायता पृष्ठ को खोलता है। F1 ऐसा बटन है लैपटॉप में जो विंडोज की मतलब कीबोर्ड में जो अति को सहायता पृष्ठ को खोलता है, हेल्प पेज को। क्वेश्चन नंबर 99 पर आइए क्या है। ए और बी एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलेंगे तो काम कितना दिन में होगा, 6 दिन में। अकेला ए उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए कितना दिन में, 12 दिन में। जब 2 व्यक्ति करेगा तो समय कम लगेगा, 1 व्यक्ति करेगा समय 12 ज्यादा दिन लगेगा। समय का एलसीएम कुल काम, तो 6 और 12 का लघुत्तम कुल काम कितना, 12। तो हो गया ये कुल काम, ये हो गया कुल काम। अब सोचिए 12 काम पुराने के लिए कितना रखना होगा, 2 तो छोड़ी 12, अब 12 पुराने के लिए 12 एकम 12 रखना होगा। तो सवाल में कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी को लगाएगा। तो सोचिए अगर ए और बी दोनों मिल के क्षमता, ये होता नीचे वाला ए क्षमता का मतलब 1 दिन में किया गया काम, तो ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में 2 काम करता है, जिसमें से ए अगर अकेला 1 काम कर दिया तो 2 में से 1 काम घटाएंगे तो बी का निकल जाएगा। दोनों मिलकर 2 काम किया होगा, देखिए ए और बी है दोनों मिल करके, तो 2 में से 1 आ गया। अब 12 यहाँ भी पुराना है, सब जगह 12 पुरता है, तो 12 पुराने के लिए यहाँ पर करेंगे तो यानी 12 दिन में काम क्या होगा, कर देगा। तो इसके आंसर क्या जाएंगे, 12 दिन। क्वेश्चन नंबर इजी था। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता क्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन 100 को समझिए। जब मानव की आंख कोई वस्तु को देखता है तो देखिए दूर की वस्तु देखते हैं तो आपका जो अंदर का जो कॉर्निया का भाग होता है फैलता सिकुड़ता है, संकुचन होता है उसमें, उस अनुसार से वो बनाता है उस वस्तु का प्रतिबिंब अपने आंख पर। तो कहता है इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को सामंजस्य कहते हैं, एकोमोडेशन। सामंजस्य का मतलब हुआ सामंजस्य बनाना, सही उस पर बैठना। तो इसके आंसर सी जाएंगे, बी नंबर इसके आंसर जाएंगे। तो आज हम सेट नंबर 8 के 51 से लेकर के 100 तक सवाल का चर्चा किए और सेट नंबर 8 समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम सेट नंबर 9 पर चर्चा करेंगे और सेट नंबर 9 के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ सेट नंबर 9 के साथ।